जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करेंगे आज के इस वीडियो पे कक्षा 12वीं का। जी हां, बात कर रहे हैं कक्षा 12वीं का, जो आपका आर्ट्स का जो सब्जेक्ट है, इसके इतिहास विषय पे बात करेंगे। और इतिहास के लिए आपके 2025 में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं ना, उस पे आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, आप देख सकते हो, प्रश्न आपके सामने है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल किस राज्य में स्थित है ना। तो ये जो आपका लोथल का जो बंदरगाह है, ये कहां पे स्थित है? ऑप्शंस क्या? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या पंजाब। तो आंसर क्या होगा आपका? गुजरात। तो ये कहां पे स्थित है? आपका गुजरात में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया? ऑप्शंस क्या? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, उदयन या बिंबिसार। तो किसने किया था? उदयन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में तो पूछा जाएगा, साथ ही साथ ये प्रश्न आपको जो है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो ऐसे में आपको बता दूं कि पानीपत का 3 युद्ध हुआ था, यानी कि पानीपत का 3 टोटल युद्ध हुआ था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो प्रथम युद्ध जो था ना, अगर मैं बात करूं प्रथम युद्ध का, तो ये आपका 21 अप्रैल, किसका बात किया जाए? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। दूसरा जो युद्ध है, ये आपका हुआ था 5 नवंबर 1556 को हुआ था, 1556 को हुआ था। और तीसरा जो है आपका, वो 14 जनवरी 1761 को। तो पहला तो आपका हो गया 1526, दूसरा क्या हो गया 1556, और तीसरा क्या हो गया 1761। अब ये जो पहला युद्ध हुआ था, ये आपका किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर, याद रखिएगा, बाबर प्लस आपका इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। दूसरा जो युद्ध हुआ, वो आपका अकबर प्लस हेमू के बीच में हुआ। और तीसरा जो युद्ध हुआ, ये आपका हुआ था किसके बीच में? तो अहमद शाह और जो है आपका अहमद शाह और अब्दालिनी के बीच हुआ था, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम युद्ध 1526 में, दूसरा युद्ध हो गया आपका 1556 में, और तीसरा युद्ध कब हो गया? 1761 में, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, धम्म नीति का प्रतिपादन किसने किया था? ये जो धम्म नीति का जो प्रतिपादन है, ये किसके द्वारा किया गया, ये आपका प्रश्न है। तो आपका ऑप्शन क्या है आपका? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हर्षवर्धन या समुद्रगुप्त। तो 4 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? अशोक। तो अशोक के द्वारा ये जो धम्म नीति है ना, धम्म पॉलिसी जो है, इसका प्रतिपादन किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के प्रमुख संत कौन है? तो देखिए 2 आंदोलन हुए थे उत्तर भारत में, जिसमें से एक जो था आपका निर्गुण, यानी कि केवल जिनमें उनके गुणों का, जी हाँ, उनके गुणों का जो है पूजा किया गया था, एक में आकार का पूजा किया गया था। तो जो निर्गुण शाखा के जो प्रमुख संत थे ना, उनमें से जो प्रमुख संत थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था कबीरदास। क्या होगा? कबीरदास। तो निर्गुण भक्ति शाखा के जो प्रमुख संत थे, ये क्या था? आपके कबीरदास थे। अब अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, और जब मैं चैप्टर वाला जो मैं करवा रहा हूं ना, उसमें मैंने ये सारे प्रश्न करवाए हैं कि ह्वेनसांग किसके दरबार में भारत आया था? तो ह्वेनसांग जो है वो किसके दरबार में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने का काम किया था। आप ये बताओ, ये जो ह्वेनसांग है वो कहां का निवासी था? आप मुझे क्या करो, कमेंट बॉक्स में बताओ कि वो किस देश का निवासी था। अगला प्रश्न देख सकते हो, प्रश्न क्या है आपका? विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित है? तो देखिए कृष्णदेव जो राय है ना, वो तुलु वंश से, कहां से? तुलु वंश से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका सही हो जाएगा। अब यहां पे देखते हैं, यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है आपका, हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? तो हुमायूं नामा का जो रचना है ना, अगर हुमायूं नामा के रचना का बात किया जाए, ऑप्शंस क्या आपका? हुमायूं, आपका हेनरी बेबरी, है ना, गुलबदन बेगम और अबुल फजल। तो देखिए हुमायूं नामा तो गुलबदन बेगम में लिखा था, लेकिन कभी कभी आपके एग्जाम में यह अकबर नामा पूछ देता है कि अकबर नामा किसने लिखा था? तो उसको क्या था? अबुल फजल लिखा था। लेकिन अबुल फजल का पूरा नाम क्या है? अबुल फजल, है ना, अबुल फजल क्या आपका शान मुबारक, ऐसे इसका नाम है। तो ऐसे याद रखिएगा कि हुमायूं नामा का जो रचना है वो गुलबदन बेगम ने किया, लेकिन अकबर नामा का रचना जो है वो अबुल फजल ने किया था। ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि विजय क्या आपका ब्रजयान
किस धर्म की शाखा है? जो ब्रजयान है वो किस धर्म की शाखा है? तो आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म। क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो आपको सबको पता होगा कि सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। अगला प्रश्न है आपका कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो पहले समझते हैं कि संथाल विद्रोह कब से कब तक हुआ था। तो 1855 से लेकर 1855 में चला था और ये खत्म कब हो गया था? 1856 में संथाल विद्रोह खत्म हो गया था। तो संथाल विद्रोह के जो प्रमुख नेता का बात किया जा रहा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 12 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सिद्धू कानू। क्या हो जाएगा? सिद्धू कानू। तो सिद्धू कानू जो है वो संथाल विद्रोह के नेता थे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है कि 1857 का सिपाही विद्रोह कहां से आरंभ हुआ था? तो देखिए मेरठ से। कहां पे? मेरठ से शुरू हुआ था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। अब देखिए 1857 को ही जो आपने पढ़ा होगा 1857 की क्रांति है ना, बूंदेले हर बोलो के मुंह में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दांगी वो तो झांसी वाली क्रांति, वो वाला कांड है। ठीक है, अब अगला प्रश्न बात करते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न क्या है आपका कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कहां था? तो देखिए अगर प्रथम केंद्र का बात किया जाए तो सूरत, और इसका एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट था जिसमें एक राजा हुआ करता था। जो राजा को क्या चाहिए था? तो वो उसको कोई एक बीमारी हो गया था, वो बीमारी ठीक नहीं हो रहा था। उस दौरान क्या किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रमुख जो चिकित्सक था उसने उस राजा को उस मुगल शासक को ठीक कर दिया, और ठीक करने के बाद वहां से अपने उस क्षेत्र में अपनी व्यापारिक गतिविधियों को काम करने के लिए उन्होंने एक लाइसेंस ले लिया। तो आप मुझे कौन बताओ कि जो इस राजा को ठीक किया गया था ना, वो राजा कौन था? आपको बताना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये जो सूरत का कोठी यानी कि देखो जहां पे बंदरगाह होते हैं ना, समुद्र के किनारे का घर बनाया गया जहां पे पूरे क्षेत्र का माल को खरीद के जमा किया जाता था, और उस घर से ही क्या किया जाता था कि अपने देश के लिए माल को ट्रांसफर किया जाता था, कच्चे मालों को या जो सामग्री था उसको ट्रांसफर किया जाता था। तो वही था आपका कोठी का यहाँ पे बात किया है, या प्रथम केंद्र का बात किया है। तो वो कहाँ पे खोला गया? सूरत पे खोला गया। कितना में खोला गया? तो 1613 ईस्वी में। याद रखिएगा 1613 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कहाँ खोला था? सूरत में खोला था। और सूरत है कहाँ? सबको पता होगा। अगला बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका 1857 के विद्रोह के कारणों में से एक चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किस राइफल में किया जाता था? और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। तो ये आंसर क्या होगा? एनफील्ड। देखिए एनफील्ड नामक जो राइफल था ना, उसमें क्या हुआ था कि चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया गया था, और इसी के कारण क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। मंगल पांडे और बाकी के जो छावनी, मेरठ की छावनी में विद्रोह आपको देखने के लिए मिला था। तो ये जो कारतूस था, जो कारतूस जिसमें लगाकर चलाया गया था, उस बंदूक का क्या नाम था? तो एनफील्ड नाम था। क्या था? एनफील्ड नाम था। अब अगला देखते हैं रैयतबाड़ी व्यवस्था। और बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है कि रैयतबाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया? रैयतबाड़ी व्यवस्था जो है किसने लागू किया था? तो देखिए इसको किसने किया था आपका? इसको किया था मुनरो ने। किसने किया था आपका? मुनरो ने। तो आंसर क्या होगा? थॉमस मुनरो। क्या हो जाएगा आपका? 16 का आंसर क्या हो जाएगा? थॉमस मुनरो। ऑप्शन नंबर आपका जो है आपका सी जो होगा सही होगा। लेकिन आप ये बताओ ये जो रैयतबाड़ी व्यवस्था है ये लागू कब हुआ था? तो ये 1820 में। कब की घटना है? 1820 में रैयतबाड़ी जो है आपका व्यवस्था का स्थापना भारत में किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ गई? फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई थी? और आपका आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता। तो फोर्ट विलियम का स्थापना कलकत्ता में किया गया था। अब ये बताओ तो फोर्ट विलियम जो है आपका, मैं बात कर रहा हूं फोर्ट विलियम का, यह स्थापना तो कलकत्ता में किया गया। कब हुआ था ये आप मुझे क्या करो कमेंट बॉक्स में आप बता दो। चलिए अगला बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका मेघदूतम के रचनाकार कौन है? मेघदूतम के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कालिदास। क्या हो जाएगा? कालिदास। क्या होगा? कालिदास। देखिए चाणक्य ने क्या किया था? अर्थशास्त्र लिखा था। याद रखिएगा अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? आपके चाणक्य होगा। पाणिनि जो है इन्होंने व्याकरण का रचना किया था, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यूनेस्को ने
हम्पी को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया? ये जो यूनेस्को है ना, इसने क्या किया था आपका, हम्पी को विश्व विरासत डिक्लेयर किया था। तो ये कब का घटना है? तो ये घटना कब है आपका? 1986 का। 1986 को हम्पी जो है आपका यूनेस्को ने उसको विश्व विरासत घोषित कर दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कांसे की नर्तकी का प्रमाण मिला है? यानी कि देखो, सबसे ज्यादा हड़प्पा सभ्यता में अगर कोई वस्तु का जो है निकाला गया है तो वो कांसे की वस्तु, सबसे ज्यादा कांसे का, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा गया है। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो कांसा निकला उसमें से एक स्थल था जहां पे कांसे की नर्तकी मिली थी। तो वो स्थान क्या है, आपको उसका आंसर बताना है। तो आंसर क्या होगा आपको? ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है आपका? अगर पूरा हड़प्पा सभ्यता जो कि पाकिस्तान और भारत दोनों का जो क्षेत्र है, अगर दोनों को मिला लिया जाए तो दोनों में से पूरे हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे बड़ा नगर है वो हड़प्पा नगर है, ठीक है, मोहनजोदड़ो नगर है। लेकिन आप मुझे कौन बताओ कि केवल और केवल भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? ऐसे तो पूरे हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है वो मोहनजोदड़ो है, लेकिन केवल और केवल भारत का बात किया जाए तो भारत में कौन सा सबसे बड़ा नगर है, आप मुझे बताओ। चलिए कौन बताओ, चलिए आगे बढ़ते हैं। रामायण के मौलिक रचनाकार कौन है? तो वाल्मीकि। रामायण को किसने लिखा था? वाल्मीकि लिखा था, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, संथाली भाषा में विद्रोह को क्या कहा गया? देखिए, संथाली भाषा में विद्रोह को क्या कहा जाता है? तो इसे हुल। और इसीलिए झारखंड में हम लोग एक हुल दिवस मनाते हैं ना, हुल दिवस मनाते हैं, तो हुल माने होता है विद्रोह। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? और मुझे पता है बच्चे ओ ह्यूम मारेंगे। देखिए, ये कांग्रेस के संस्थापक है। क्या? कांग्रेस के संस्थापक है। कब स्थापना हुआ था? तो 1885 में, याद रखिएगा। लेकिन कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष बना था ना, वो भूमेश चंद्र बनर्जी बना था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। प्रथम अध्यक्ष कौन है? भूमेश चंद्र बनर्जी। और जब अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जब अधिवेशन हुआ था तो कौन सा एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष बना था? केवल एकमात्र अधिवेशन में महात्मा गांधी अध्यक्ष बना था। मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित R37 क्या है? देखिए, R37 क्या है? तो इसको हम लोग क्या मानते हैं? एक औजार मानते हैं, एक कब्रगाह मानते हैं, या एक सड़क संरचना मानते हैं, या एक स्थल मानते हैं? तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? एक जो है आपका कब्रगाह है। तो R37 क्या है? एक प्रकार का कब्रगाह है। अगला प्रश्न है आपका कि इब्न बतूता कहां से भारत आया था? इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का निवासी था। कहां का था? मोरक्को का। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि साबरमती का संत किसे कहा जाता है? साबरमती आश्रम का आपने सुना होगा, यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया कि साबरमती की स्थापना कब हुआ? तो साबरमती की स्थापना का बात किया जाए तो 25 मई 1900 आपका 1900। तो देखिए, इसकी स्थापना जो था ना वो 25 मई 1915 को किया गया। तो साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया गया? 25 मई 1915 में। और साबरमती का संत किसे कहा गया? तो ऑप्शन क्या आपका दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या मोतीलाल नेहरू? तो आंसर क्या होगा आपका? महात्मा गांधी। और साबरमती का स्थापना भी महात्मा गांधी के द्वारा ही किया गया। अब अगला प्रश्न है आपका कि आपका बताइए, जो स्वराज पार्टी है, गौर कीजिएगा किसका बात कर रहे हैं आप लोग? स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी का फाउंडर कौन है, यानी कि इसके संस्थापक कौन है? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो आपका ऑप्शन क्या है? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों। तो इसमें बोथ का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था? स्वराज पार्टी का स्थापना किया था। लेकिन प्रश्न ये भी पूछा गया है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1923 में। कब का घटना है दोस्तों? 1923 में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने जारी किया था? तो इंडो ग्रीक, यानी कि ग्रीक जो लोग थे ना, इन्होंने क्या किया था? सोने का सिक्का भारत में सर्वप्रथम जारी किया था, याद रखिएगा। और देखिए, भारत में जो सबसे प्रसिद्ध ग्रीक शासक जो आया था या शासन किया था उसका नाम क्या है? मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अगला प्रश्न बात करते हैं। प्रश्न क्या है आपका, गांधी जी का राजनीतिक दर्शन या विचारधारा किस पुस्तक में वर्णित है? ऑप्शंस का यंग इंडिया, हिंद स्वराज, इंडियन ओलंपिक, और क्या आपका माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो देखिए, अगर बात किया जाए राजनीतिक विचारधारा के बारे में और राजनीतिक दर्शन के बारे में, तो ये आपका हिंद स्वराज नामक पुस्तक में लिखा था। और इसी में
इसी में जो है ना आपके ब्रिटिशों का बहिष्कार करने का बात किया गया था, या बात किया असहयोग आंदोलन के बारे में इसी में लिखा गया था, ठीक है। लेकिन अब ये सवाल है कि अगर मैं बात करूं कि जो आपका हिंद स्वराज नामक पुस्तक का रचना कब हुआ था, तो 1909 में, याद रखिएगा। और वहीं यंग इंडिया नामक पत्रिका जो जारी किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1916 में। ये बात याद रख लीजिएगा। तो यंग इंडिया 1916 और हिंद स्वराज क्या होगा, 1909, याद रखिएगा। अंतिम प्रश्न क्या है आपका कि हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो याद रखिएगा राखीगढ़ी। क्या नाम है उसका, राखीगढ़ी। ये भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है। लेकिन अगर पूरे हड़प्पा सभ्यता में बात किया जाए तो क्या होगा, मोहनजोदाड़ो। ये बात याद रखिएगा। और मोहनजोदाड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तो ये टोटल 30 प्रश्न ऐसे हैं ना जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न आपके 2023 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें हुबहू क्वेश्चन पूछा गया था। और जितने भी मैं प्रश्न करवा रहा हूं ये भी आपको इंपॉर्टेंट प्रश्नों का सीरीज में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ जो हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं वो भी आपको मिल रहा है। तो दोनों हम लोग साथ में लेकर चलेंगे, इंपॉर्टेंट और साथ में हम लोग ऑब्जेक्टिव को भी लेके हम लोग चलेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।